नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस विषय पर हैं हम, ऑनलाइन ठगी। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसका शिकार अमूमन हम आज की समय की बात करें, बहुत सारे लोग हो चुके हैं। बहुत सारी कंप्लेन्स आती हैं साइबर सेल में कि उनके साथ ठगी हो गई है या गलत तरीके से उनकी चीज़ों का उपयोग किया गया है, उनकी चीज़ें लीक हुई हैं। लोग बहुत परेशान होते हैं और जिस वक्त पे ये घटनाक्रम होते हैं या इस तरह की घटनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते कि अब उन्हें अचानक से क्या करना है, उनके जो पैसे चले गए हैं या उनके साथ जो ठगी हुई है वो वापस उनको कैसे मिलेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए किस चीज़ का ध्यान रखें, ये किस वजह से होती है, क्या इसके लिए भी एक प्रॉपर रेकी की जा रही होती है या अचानक से होता है, ये डेटा लोगों का जो होता है इन लोगों के पास कैसे पहुंचता है, ये हैकर्स कौन होते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे इस विषय में सवाल हैं, उनके निश्चित तौर पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन एक बात और, ये खास प्रोग्राम जो है वो आप सब लोगों के लिए है। तो यदि आप लोगों का कोई सुझाव हो या आप लोगों की कोई राय हो इस कार्यक्रम में ऑनलाइन ठगी को लेकर, तो आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। कॉल कर सकते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उस पर कॉल करके अपनी बात, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ हेमंत जैन जुड़ रहे हैं जो आईटी एक्सपर्ट है। हेमंत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन ठगी की, बहुत सारे लोग हैं जो इससे काफी ज्यादा सफर कर चुके हैं। किन चीजों का ध्यान रखें और ये इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले मैं आप खबर भारत चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो ऐसे सीजन में इस प्रोग्राम को लेके आए हैं कि त्योहारी सीजन में ये सबसे ज़्यादा फेस्टिवल सीजन में इन लोगों के शिकार बनाते हैं जो साइबर अटैक करने वाले होते हैं। तो इस सीजन में क्योंकि सभी जो सिटीजन्स रहते हैं जल्दबाजी में रहते हैं और जो भी इनके पास कॉल आते हैं, इंफॉर्मेशन हैक करने की जो चीज़ें रहती हैं, उनके जो टूल रहते हैं, तो उस पर वो कोई लिंक भेजते हैं तो जल्दी जल्दी में शॉपिंग करने के चक्कर में वो उस पर क्लिक कर देते हैं और धन की अपनी इंफॉर्मेशन उस पर दे देते हैं। डेटा कैप्चर होने पर जब उनका अकाउंट खाली हो जाता है, पेमेंट विड्रा हो जाता है, तो फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं खबर भारत चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि ऐसे समय में उन्होंने इस शो को रखा है कि जहाँ पर इसको दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इसमें मिल जाएगी। जी। बिल्कुल। अच्छा हेमंत जी, ये बात तो बिल्कुल देखिए सही है कि आजकल हमने देखा है बहुत सारे लोग हर जगह पर कहीं भी हों वो ऑनलाइन पेमेंट में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉल पर भी, हालांकि इसके लिए बहुत जागरूकता कराई जा रही है कि आप अपना ओटीपी या उससे रिलेटेड कोई भी लिंक, आप अननोन लिंक को तो आप शेयर भी मत करिए, क्लिक भी मत करिए। लेकिन फिर भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा लोग फंसे हैं, फंस भी जाते हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखें? जागरूकता के बाद भी जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। हाँ, मैं इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ों के तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो जैसे हमारा पहला जैसे पॉइंट रहता है कि अपनी बैंक की डिटेल, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओटीपी की जानकारी किसी को भी ना बताएं। जैसे फेसबुक, ईमेल, मोबाइल पर आए अनजान मैसेज, लिंक जो भी आती है उनको कभी हम बिना पढ़ें उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें उस लिंक पर कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए यदि कोई बोलता है तो हमको डाउनलोड भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा महत्वपूर्ण, उसको मैं ये बताना चाहूँगा कि गूगल पर जो हम टोल फ्री नंबर जो सर्च करते हैं, बैंक के कस्टमर केयर नंबर जो सर्च करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, आजकल जो ऑनलाइन ठगी वाले जो लोग हैं उन्होंने ऑनलाइन इंटरनेट पर ऐसे ऐसे नंबर छोड़ के रखे हैं जो उन्हीं के नंबर हैं। और जब आप जैसे किसी भी बैंक का नाम टोल फ्री नंबर सर्च करते हैं तो वो नंबर उसमें फर्स्ट पेज में आके डिस्प्ले हो जाते हैं। तो उनसे भी जब वो यूजर उस पर कॉल करते हैं देन कि वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँच जाती है और उनके साथ एक प्रॉब्लम इशू आ जाते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो रहते हैं उस पर यदि टोल फ्री नंबर सर्च करते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि उसी बैंक का ये ऑथोराइज वेबसाइट पर ये नंबर लिस्टेड है या नहीं है, उसको हमको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है कि मोबाइल पर किसी भी अनजान शख्स के बताने से कोई भी एप्लीकेशन या ऐप हमको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इसके इसमें एक और मैं इस पॉइंट को जोड़ना चाहूँगा कि कभी हम जो जल्दबाजी में, जैसे हम आजकल सभी लोग मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, मोबाइल पे एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी एप्लीकेशन हो जो हम मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं, हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, अपनी पासबुक देखते हैं, तो हमको 100% उसको इंश्योर करना चाहिए कि जब हमने अपनी ट्रांजैक्शन कर ली है तो उसको लॉग आउट हुए हैं उस एप्लीकेशन से कि नहीं हुए हैं।
अभी ऐसा ना करें कि हम एप्लीकेशन में हमने अपनी ट्रांजैक्शन कर ली और लॉगआउट भी नहीं किए और उस एप्लीकेशन को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो क्या हम्म। होता है, जब एप्लीकेशन ऐसी सेंसिटिव मोड में चली जाती है तो उस वहाँ पे भी हमारा डेटा कैप्चर होने का बहुत सारी इशूज रहते हैं। नेक्स्ट ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपना एटीएम का पिन ना बताएं। ये तो कॉमन पॉइंट है, सभी लोग जानते हैं कि अपना हम्म। डेबिट क्रेडिट कार्ड के पॉइंट हम पिन वगैरह हमको नहीं बताना चाहिए। इससे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि इसको समय समय पर हमको बदलते रहना चाहिए, तो ठीक रहता है, क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, पिन वगैरह हम ऑनलाइन डालते हैं, तो वो सब चीज़ें हम समय समय पर अगर अपडेट करते रहेंगे तो हम ज़्यादा सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अपने अकाउंट, फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड अपना नाम या मोबाइल नंबर से ना रखें। जब हम कोई पासवर्ड बनाते हैं तो हमारी जैसे डेट ऑफ बर्थ हुआ या हमारा फेसबुक का कोई अकाउंट है उस नाम से, तो ऐसा कोई व्यक्तिगत जानकारी से हम जो पब्लिक डोमेन में होती है उससे रिलेटेड हम अपना पासवर्ड ना रखें। हम हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारा होना चाहिए और उस पासवर्ड को भी हमको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। हम्म। मैं इसमें 2 पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि जो फेसबुक ईमेल आईडी या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट, उनकी भी हमको सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन फ्रॉड यहाँ से ही शुरू होता है, तो हमको जो सेकंड स्टेप जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो उसको हमको यूज करना चाहिए मोबाइल में। जैसे हम फेसबुक या ट्विटर या कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं तो हमको हम्म। सेकंड लेवल सिक्योरिटी फीचर हमेशा मोबाइल में इनेबल करके रखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हेमंत जैन OLX। जी, मैं बीच में आपको रोकूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से, हेमंत कुमार। हेमंत, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद मैडम, मुझे अपनी बात रखने के लिए। हम्म। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन ठगी का आज के समय में जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यदि ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो उसके रोकने के प्रयास और उसको बाद में उस चीज़ों को जिन हथकंडों से इनको किया जा रहा है उनके ऊपर हमको लगाम लगानी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन ठगी में एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति सामने नहीं आता, कहीं ना कहीं तरीके से वो किसी अकाउंट में पैसे मंगाएगा, किसी एड्रेस में पैसे मंगाएगा, जिसके बाद जिसके साथ ठगी हुई है वो जहाँ तक कार्रवाई के लिए पीछे नहीं बचता है और मान के चलिए कि वो एक तरह से हट ही जाता है पीछे, जिसकी वजह से सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। ऑनलाइन ठगी में सबसे मेन चीज़ ये है कि अपनी ट्रांजेक्शन बिल्कुल सिक्योर रखें, जिसमें भी आप मान के चलिए यदि आपकी ट्रांजेक्शन फेल भी होती है तो आप उस पर कमांड बना के रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हेमंत जैन जी, मुझे लगता है कॉलर को आपने सुना और उनको यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो बढ़ी हैं, इसके आगे का जो प्रोसेस है उस पर भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और गंभीरता से इन चीज़ों को लेना चाहिए। जी। मैं जो बता रहा था वो जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दर्शकों के लिए जानना, तो उसमें मैं 2 पॉइंट और महत्वपूर्ण जोड़ना चाहूँगा। जो हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे OLX वगैरह, आजकल आप बहुत सारे केसेस ऐसे पढ़ते होंगे कि OLX पे कुछ पेमेंट, कुछ प्रोडक्ट लिस्टेड है सेल के लिए और उसमें बहुत कम रेट में वो अवेलेबल रहता है और वो कहता है मैं आर्मी का मैं व्यक्ति हूँ, मेरा अर्जेंट ट्रांसफ़र हुआ है और मेरे को ये अलमारी बेचना है और ये बहुत कम रेट में है। तो कई लोग उस लालच में पड़ के उनसे कांटेक्ट करते हैं और वो एक लिंक भेजते हैं, उस पर जल्दबाजी में वो एडवांस पेमेंट भी करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति तो फ्रॉड है, वो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इससे हमको बचना चाहिए कि जो OLX है या जो भी इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है उसमें कभी भी हमको एडवांस पेमेंट नहीं करना चाहिए, किसी भी कंडीशन में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही करना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट जो मेरा इसमें रहेगा वो ये है कि अनजान मोबाइल नंबर, वीडियो कॉल और सोशल साइट से महिलाएं लुभावनी बातें कर आपत्तिजनक फोटो स्क्रीनशॉट तैयार कर लेती हैं, इन्हें हथियार बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। इससे भी हमको बचना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रॉड मतलब आप सिर्फ उसको यहाँ तक सीमित मत करिए साइबर क्राइम को कि ऑनलाइन ठगी हो गया तो हम फ्रॉड सिर्फ वहाँ तक नहीं है, वो एक टाइप है फ्रॉड का कि आप ऑनलाइन ठगी से बच गए, लेकिन फ्रॉड कई टाइप के होते हैं, उसमें 8-10 टाइप के फ्रॉड होते हैं जो कि साइबर क्राइम में भारत सरकार की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। उन्होंने एक बुकलेट भी जारी की हुई है साइबर दोस्त के नाम से। मेरा ये सभी से अनुरोध है कि वो साइबर दोस्त नाम से जो वो बुकलेट है उसको सभी दर्शकों को पढ़ना चाहिए और एक एक्सपर्ट साइबर सिटीजन की तरह हमको बिहेवियर करना चाहिए। कोई भी हमारे पास कॉल करता है, अनबिहेवियर हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो हमको हमेशा जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल। हेमंत जी, एक बात और, जैसे कि सोशल मीडिया पर भी हमने बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को देखा है
और ऑनलाइन पेमेंट लोग करने ही लगे हैं, ठीक बात है। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्यों है? देखिए, पहले जब ये चीज़ें नहीं होती थी तब भी लोग करते थे काम। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास यदि कैश नहीं है, आप नहीं रख पाते हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करें। लेकिन उसका जो ट्रांजैक्शन होता है या आप भेज रहे हो किसी को, मुझे लगता है प्रॉपर ओटीपी और पूरी सेफ्टी से वो होता है। फिर ये इन चीज़ों में लोग कैसे इस जाल में फंस जाते हैं? देखिए, साइबर क्राइम ऑनलाइन ठगी जब जब भी होता है, हमेशा सिटीजन हमारी ही लापरवाही से होता है। क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी हमारे बिना लापरवाही, बिना डेटा उसको दिए वो हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता है। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारी मूर्खतापूर्ण तरीके से उसके साथ जो बिहेवियर किया जाता है, हमारा जो फाइनेंशियल डेटा जो शेयर किया जाता है, जब भी हमारे साथ ऑनलाइन ठगी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति जागरूक है तो उसके साथ कभी भी ऑनलाइन ठगी का वो शिकार नहीं हो सकता है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि हमेशा अपने को जागरूक रहना है। जो सामने कॉल आ रहा है या फिर हमारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको इतना जागरूक बनना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा चीजें ना हो। अब दूसरी बात जो आपने कही थी कि ऐसे समय में इन सब चीजों से मतलब क्यों हम इस पे आ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो आना इस समय की दरकार है। हमको क्या है कि जैसे अब ऑनलाइन जितनी भी चीजें हैं, इसमें समय भी बचता है हमारा, और सिटीजन्स को कंपेयर करने को चीजें भी मिलती हैं। आज कोई भी व्यक्ति जाता है ऑफलाइन प्रोडक्ट खरीदने जाता है, वो पहले आपको ये शॉपिंग मॉल पे जाके बोलता है कि ये तो फ्लिपकार्ट पे इतने का मिल रहा है, अमेजोन पे इतने का मिल रहा है, तो वो एक सही तरीके से बार्गेनिंग कर पाता है। इंटरनेट के कई फायदे भी हैं तो कई सारे नुकसान भी हैं। तो वो समय की दरकार है कि उसको ऑनलाइन सेल्फ में तो आना पड़ेगा, डिजिटल पेमेंट में तो जाना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल पेमेंट चूंकि अच्छाई भी है जैसे, तो उसकी हम कुछ बुराइयां भी हैं। तो उस बुराइयों से बचने के लिए हमको उसके लिए जागरूक रह के ही उसका काम करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, डिजिटल पेमेंट पर तो जाना बिल्कुल। हेमंत जी, एक परेशानी लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी है कि मान लीजिए यदि किसी के अकाउंट से पैसे चले गए या उसका अकाउंट खाली हो गया, कोई ठगी का शिकार हो गया है, अब प्रॉपर कंप्लेन होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या हम उस व्यक्ति को पकड़ पाते हैं? क्या वो सोर्स हम पता कर पाते हैं? क्योंकि जिसका पैसा चला गया अब उसको वो वापस कैसे मिलेगा? बिल्कुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपने कि अब ऑनलाइन ठगी तो हो गई है, उसके अकाउंट से पैसा तो निकल गया है, मैसेज तो आ गया उससे कि मेरे अकाउंट से पैसा चला गया। उस समय बहुत जो आगे कुछ समय मिनट रहते हैं वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, उस पैसे को वापस लेने के लिए। उस समय का अगर वो सदुपयोग कर लेता है तो वो उस पे अपनी ठगी से जो शिकार हो चुका है वो पैसे अपने वापस भी ले सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मतलब चीजें किया हुआ है, उससे मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। उसको अगर हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उन सब चीजों से हम बच सकते हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जिस समय आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, कुछ समय के लिए ऐसा रहता है कि वो सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं होता है, कुछ समय के लिए बीच में इन प्रोसेस में रहता है। अगर वो इन प्रोसेस वाले समय में वो पुलिस के पास पहुंच जाता है या पुलिस के पास नहीं भी पहुंचता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल डेवलप किया है इसी के लिए। जो साइबर क्राइम जितने भी रहते हैं, चाहे ऑनलाइन ठगे हो, चाहे सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई साइबर क्राइम हो, कोई कॉपीराइट हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए एक cybercrime.gov.in ये भारत सरकार ने एक पोर्टल डेवलप किया है। मैं फिर से उसका नाम रिपीट कर देता हूँ, cybercrime.gov.in। कोई भी व्यक्ति जाके अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो अपनी जो इशू है वो ऑनलाइन रेज कर सकता है, ऑनलाइन एफआईआर अपना लॉन्च कर सकता है, अब उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यदि कुछ ऐसा होता है तो उसे अधिक से अधिक डेटा उस पर यदि वो अपलोड करेंगे तो जल्दी से पुलिस को सहायता मिलती है कि जल्दी से जल्दी उसको कैप्चर किया जा सके, उस ट्रांजेक्शन को और पेमेंट को इलीगल तरीके से जो हुआ है उसको रोका जा सके। क्या होता है कि जितने भी अपराधी होते हैं इनकी भी यही चीज रहती है कि जैसे ही पैसा उसके अकाउंट में आया वो तुरंत उस पैसे को खर्च करता है, निकालता है, वो उस अकाउंट में उसको रोकता नहीं है। तो इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके साथ कोई ऐसा चीज घटित होती है तो हमको तुरंत पुलिस के पास पहुंचना चाहिए या ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया हुआ है, उस पर जाके उसमें एक सीनियर सिटीजन का भी एक लिंक दिया हुआ है, सीनियर सिटीजन भी उसमें घर बैठे अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमको पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जिस तरीके से ऑनलाइन ठगी पर हम चर्चा कर रहे हैं
और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या आपको कभी परेशानी गई है या उसके बाद कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, या फिर आपको लगता है इन चीज़ों को और कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, यदि आपके भी कोई सुझाव हों तो आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बात और अपनी राय बिल्कुल हमें पहुंचा सकते हैं। निश्चित तौर पर आज की ये ज़रूरत तो बनी है और समय भी बचता है, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट होने लगा है, लेकिन सावधानी हमें और आपको ही रखनी है। और जिस तरीके से हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करे हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। हेमंत जी, एक सवाल और है, आजकल हमने बहुत बीच में सुना कि कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, पेरेंट्स उनको मोबाइल दे के रखते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो पेरेंट्स की मजबूरी भी होती है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया, तो बच्चे कई बार गेमिंग में जा रहे हैं और हमने देखा है कि बड़े से बड़ा अमाउंट वहां से निकल रहा है गेम के उसमें। तो मुझे लगता है ये भी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए या तो प्रॉपर एक कोई कंप्लेन की जा सके या क्लेम किया जा सके कि भाई, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको नहीं समझ में आता, उनको वो प्रोसेस या तो बता दी गई है या नहीं भी पता है, तो वो कैसे चले जाते हैं और इतना पैसा चला जाता है। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? इसके लिए हमको सबसे पहले, देखिए मैं वही कहना चाह रहा था कि जो ऑनलाइन ठगी है वो एक प्रकार होता है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम के हमको जो बाकी प्रकार हैं उन पर भी थोड़ा सा हमको फोकस करना होगा। जैसे कि इसमें एक प्रकार होता है कि ईमेल स्पूफिंग, वो प्रकार कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको टाइप बता देता हूँ कि साइबर क्राइम के टाइप क्या होते हैं। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये होता है कि देशपूर्ण फाइल एप्लीकेशन, थर्ड ये होता है सामाजिक इंजीनियरिंग, फोर्थ होता है इसमें साइबर बुलिंग, फिफ्थ होता है इसमें पहचान चुराना, और नेक्स्ट होता है इसमें जो नौकरी से संबंधित जो जालसाजी होती हैं, तो वो होता है, लास्ट में होता है बैंकिंग फ्रॉड। तो इसमें इन सब चीज़ों इतने सारे फ्रॉड होते हैं। तो जो आपने कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि वो ऑनलाइन ठगी से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है साइबर क्राइम का। उसके लिए हमने अलग तरीके से उसको डिस्कस करना चाहिए। तो अब इसमें जैसे ये आपने जो कहा है, ये आता है बुलिंग के अंदर। तो इसमें जैसे बच्चों का जब एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में, जो कोई भी गेम एप्लीकेशन होती है, तो जैसे ही उसकी सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले, हमारे मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन आने से पहले हमको उसकी जांच पड़ताल करना चाहिए कि ये एप्लीकेशन सही है कि नहीं है, किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से डेवलप हुई है या नहीं हुई है, इसकी रेटिंग्स क्या है, इसके कमेंट्स क्या है। अगर ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम पता कर सकते हैं कि जो गेम हम बच्चा हमारा जो गेम खेल रहा है, क्योंकि देखिए बच्चा गेम इंस्टॉल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, पहले वो उसको हमसे वो पूछेगा डाउनलोड करने से पहले कि ये डाउनलोड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमको चेक करना चाहिए कि हम डाउनलोड करें या मोबाइल में नहीं करें। तो जब हम उसकी पहले जांच पड़ताल कर लेंगे और ये सेफ गेम यदि कोई है उसको मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और एक लिमिटेड टाइम में अपनी मॉनिटरिंग में, निगरानी में बच्चे को हम उस मोबाइल को देते हैं, तो डेफिनेटली उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। हम अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। एक टाइम लिमिट, एक टाइम बाउंडेशन में उनको मोबाइल अगर हम देते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, पहले उसकी जांच पड़ताल करना चाहिए कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले। बिल्कुल। अच्छा हेमंत जी, ये जो डाटा लीक होता है किसी भी हैकर्स के पास, या जो लोग साइबर ठगी कर रहे हैं, ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, इन लोगों के पास वो तमाम डेटा कैसे पहुंचता है? मान लीजिए किसी ने कोई सामान खरीदा, एक आम व्यक्ति है, कहीं से भी खरीदा, वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है और गलत तरीके से उसके साथ कोई चीज़ हो गई या बाद में हुई है, तो जो एक्चुअल में इसी काम के लिए बैठे हैं उनके पास वो डेटा कहाँ से आता है? क्या कोई इसकी लिंक है या उनका काम ही ये है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरा मतलब एक बहुत पहचान वाले करीबी व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले दिनों में एक एमआई की टीवी खरीदी थी एक प्लेटफॉर्म से। मैं उस प्लेटफॉर्म का नाम तो ऑनलाइन अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने खरीदी और दूसरे दिन उनके पास कॉल आ गया कि आपने ये टीवी खरीदी हुई है, इसका एक एक्सचेंज ऑफर चल रहा है कि आप नई की नई टीवी हमको वापस करिए और 10,000 रुपये डालिए तो हम इसको आपको 55 इंच की टीवी आपको हम डिलीवर करा देंगे। तो मतलब ये डेटा उनके पास कैसे पहुंच गया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से डेटा कैसे चोरी हो गया, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो डेफिनेटली हम अगर यहाँ पे देखें तो उस प्लेटफॉर्म का तो इसमें गलती नहीं मानेंगे कि उस प्लेटफॉर्म ने अपना डेटा अपने से ले लिया और किसी दूसरे को, ऑनलाइन ठगी वालों को बेच दिया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन उन कंपनी में जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो छोटे लेवल पर जो काम करते हैं, वो लोग उस डेटा को लीक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेटा किसी न किसी व्यक्ति के उसमें कंट्रोल में तो रहता है। और एक भी नहीं, वो कई व्यक्ति रहते हैं। उसमें से अगर एक भी व्यक्ति अगर अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, एक भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से काम कर रहा है, तो वो उस डेटा को गलत हाथों में दे देता है और वो डेटा हमारा मिसयूज हो जाता है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जैसे हम ऑनलाइन जो
छोटे छोटे जो प्रोडक्ट मंगाते हैं, परचेसिंग करते हैं, तो हम अपने ओरिजिनल नाम से उसको ना मंगाएं। अपना कोई शॉर्ट नाम, जैसे हम दो तरह के सिग्नेचर करते हैं, एक हमारा बैंकिंग सिग्नेचर होता है, एक हमारा शॉर्ट सिग्नेचर होता है, कई भी अटेंडेंस हम्म। वगैरह में हम लगाते हैं। तो हम कैसे मतलब मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे पेटीएम मॉल हो, या कोई भी हो, तो हम उस पर जो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं वो, क्योंकि बैंकिंग प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि हमको पूरी पूरी सही सही जानकारी रखना है। तो हम अपने जो सामान प्रोडक्ट डिलीवर कराते हैं उसमें हम अपना शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। जैसे 4-5 चीजें उसमें मांगते हैं, जैसे हमारा नाम हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया। ये 4-5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए एक स्टेप हमको आगे लेके जाती हैं। तो अगर हम इसमें कोई चीजें मैच ना करने दें, जैसे हमने बैंक खाते में जो नंबर लिंक कराया है वही सेम नंबर हम इन्हें एप्लीकेशन पे से ना दें, क्योंकि वो डिटेल कई जगह जाती है, डिलीवरी बॉय के हाथ में भी जाती है, थर्ड पार्टी वेंडर के हाथ में भी जाती है, एजेंसी के हाथ में भी जाती है, ई कॉमर्स पोर्टल से आगे भी बहुत सारे चैन इसमें जुड़े रहते हैं। तो वो डेटा कई जगह पे जाता है। तो हमको वो डेटा में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो अलग अलग देना चाहिए। मोबाइल नंबर हमको अलग देना चाहिए, बैंकिंग के लिए हमको अलग मोबाइल नंबर रखना चाहिए, इस टाइप की चीज़ों के लिए ईमेल आईडी भी हमको अलग रखना चाहिए। बैंकिंग में जो एप्लीकेशन में जो हमने ईमेल आईडी दी है वो अलग होना चाहिए। हमारा नाम शॉर्ट फॉर्म में हमको मंगा लेना चाहिए, ओरिजिनल नाम से नहीं मंगाना चाहिए। यदि कोई छोटे प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्रोडक्ट है जिस पे हमको वारंटी वगैरह मिलती है, तो डेफिनेटली वो नाम मैच करने पे ही वो फिर मैच कराती है। तो यदि कोई बड़ी चीज है तो हमको फिर नाम दे सकते हैं, उसमें मोबाइल नंबर, लेकिन उसमें भी हम दूसरा दे सकते हैं। तो हम्म। इस टाइप से हमको ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अमूमन हालांकि हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया यहाँ पर कि किसी भी लिंक को आप बिना जाने परखे, अननोन लिंक्स हैं उसे आप मत क्लिक करिए, इस तरह की चीज़ें होंगी। ये जो मैसेज आते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है या आपने कोई बहुत लाखों का गेम, मतलब आपने कोई लॉटरी जीती है या लाखों का आपको इनाम मिला है या आपको कोई बाइक देंगे, इस तरह के अमूमन अक्सर मैसेजेस आते हैं, मुझे लगता है सभी के पास आते हैं, ये इनबॉक्स होते हैं। तो इन मैसेजेस के लिए क्या करना है? बहुत सारे लोग गंभीरता, कोई नौकरी का बहुत बड़ा ऑफर आ जाता है, ये 100% या 99% फ्रॉड ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर उस लिंक पर जाएंगे, उस नंबर पर कॉल बैक करेंगे। क्या इससे भी परेशानियां बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग इससे जाग इस प्रश्न से सभी लोग मतलब कभी ना कभी रूबरू हुए होंगे, यदि वो इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो। और इस टाइप के ईमेल मैसेज उनको भी मिले होंगे। मैंने वही कहा था स्टार्टिंग में कि जो साइबर जो फ्रॉड होता है, ऑनलाइन ठगी जो होती है, वो हमारी ही लापरवाही से होती है। आपने देखा होगा जो ईमेल आता है उसमें 1 करोड़ का इनाम मिला है, 2 करोड़ का हम्म। इनाम मिला होता है। तो वहां तक पढ़ के यदि हम अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी बिना मेल पढ़े, बिना उसकी जांच पड़ताल करें, अगर उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली हम एक स्टेप जाते हैं अपने ऑनलाइन ठगी से करने के लिए। लेकिन यदि अपन ईमेल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है कि ये फ्रॉड ईमेल है। जैसे आप उसका डोमेन नेम देखेंगे, जो ईमेल हमको डिलीवर हुआ है इस टाइप का, तो डोमेन नेम से अलग समझ में आ जाता है कि ये एक फ्रॉड डोमेन है, क्योंकि उस डोमेन से कोई चीज होती नहीं है इस टाइप की। और हम जब उस ईमेल का कंटेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको लैंग्वेज पूरा समझ में आ जाती है कि ये किस तरीके का कंटेंट डेवलप हुआ है। तो ये सब चीजें अगर हम उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो हमको वही मैन ध्यान रखना है कि हमको एक एक शब्द उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उसको तुरंत कॉल किया और उसने जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो हमने दे दी, उसने लिंक डाउनलोड करने का बोला, लिंक पे इन्फॉर्मेशन हमने सबमिट कर दी। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए ये सब मैसेज पूरे ध्यान से, तो हमको समझ में आ जाता है कि वो ये सब फ्रॉड मैसेज है या फ्रॉड ईमेल है। बिल्कुल। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल है हेमंत जी, क्योंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर हो चुकी हैं और लोगों से ही ये अपील कर सकते हैं कि प्लीज़ इसके लिए आप लोग जागरूक रहिए। फिर भी क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होने लगी है और आने वाले समय में देखिए, अब दशहरा भी है, दीपावली भी आएगी, तो धनतेरस भी आएगी, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, काफ़ी रश भी होता है मार्केट में। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कोई ऐसे मुख्य पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आप लोगों को कहना चाहते हो एक मैसेज के रूप में कि इन खास बातों का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा मैं कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं और भारत ने ये बहुत महत्वपूर्ण समय में ये प्रोग्राम किया है, उसके लिए हम सभी लोग
धन्यवाद अदा करते हैं। और मैं जो मैसेज डिलीवर करना चाहूँगा सिटीजन को या दर्शकों को, वो यही करना चाहूँगा कि हम जल्दबाजी में रहते हैं फेस्टिवल सीजन में। कोई भी शॉपिंग करना हो, कुछ भी करना हो, जल्दबाजी में हम करते हैं। तो जल्दबाजी में हमारे पास कोई कॉल आया तो हम उसकी जांच पड़ताल का हमारे पास समय नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि मतलब क्या हम इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं, क्या हमारे पास कॉल आया है। तो इसके 4-5 पॉइंट हैं, मैं आपको एक बार फिर शॉर्ट कर मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो आप सभी उसको ध्यान से सुनिएगा। कि किसी को भी अपना डेबिट कार्ड का जो 16 डिजिट का जो अंक वाला जो अपना नंबर रहता है, जो डेबिट कार्ड पर प्रिंट रहता है, और पीछे सीवीवी नंबर जो रहता है, उसको किसी भी को हम फोन पर ना बताएं। और डेबिट कार्ड से जुड़ा पिन नंबर भी किसी को साझा नहीं करें। अपनी जो यूपीआई, उसका जो यूपीआई जो पिन रहता है, वो भी जो हमारा एटीएम का पिन है उसी तरीके का होता है कि अगर पिन नंबर उसमें डाल दिया तो हमारा पेमेंट प्रोसेस हो जाता है। इसी तरीके से एटीएम से भी पेमेंट निकलता है। तो उसका यूपीआई का पिन भी हमारा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा एटीएम का पिन है। तो वो पिन भी हमको संभाल के रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। हमारे रजिस्टर्ड नंबर जो रहता है बैंक में जो रजिस्टर्ड नंबर है, हमको कोशिश करना चाहिए कि वो नंबर हमको हर किसी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी शॉपिंग मॉल है वहाँ पे हमको वो नंबर शेयर नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए यथासंभव जितना भी बच सकें। हमको कोशिश करना चाहिए कि बिना वेरीफाई किए किसी भी ऑफर के लिंक को एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब फेस्टिवल सीजन है, ऑफर के हमारे बहुत सारे लिंक आते हैं, दिवाली गिफ्ट और वो गिफ्ट ईमेल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, तो बिना हमको उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। और फोन पर आने वाले जो फर्जी कॉल्स हैं उनसे हमको अलर्ट रहना चाहिए, वो हमको पता चल जाता है, उनकी बातचीत करने के तरीके से पता चल जाता है। मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि बैंक की तरफ से कार्ड ब्लॉक होने, रिप्लेस होने या रिन्यू होने जैसी कोई भी कॉल्स कस्टमर को, कंज्यूमर को नहीं किया जाता है। तो जब भी इस टाइप के कोई कॉल आते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये फ्रॉड से रिलेटेड ही कॉल है और हमको उसको ब्लॉक नंबर तुरंत ब्लॉक करना चाहिए। ऐसा नहीं कहे कि कॉल आया और हमने अब समझ गए फ्रॉड है तो अब छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस नंबर को तुरंत हमको ब्लॉक करना चाहिए। कम से कम हमने एक नंबर ब्लॉक किया, मतलब हम एक तरफ से तो अपने को सेव कर पाए एक तरफ से। नेक्स्ट इसमें आता है कि अपने मोबाइल नंबर में इंस्टॉल जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उनका इस्तेमाल करके उनको तुरंत हमको क्लोज करना चाहिए, लॉग आउट करना चाहिए और उसको क्लोज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जल्दबाजी में अपना ट्रांजैक्शन किया और उसको स्लीपिंग मोड में छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, जो लास्ट पॉइंट है मेरा कि इसमें यही कहा जा सकता है कि जो अपने को सतर्कता बहुत जरूरी है। इसमें हमको जो सतर्क हमेशा रहना चाहिए, जब भी हम इस सबसे जितने भी फ्रॉड हैं उन सबसे बचे जा सकते हैं। बिल्कुल। हेमंत जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं संदीप भोपाल से। संदीप, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, हम ये कह रहे थे कि हमने पेट्रोल डलवाया था अभी 3 दिन पहले, हमने पेटीएम से पेमेंट कर दिया था। अब वो पेमेंट हमारा अटक गया। अब वो पेमेंट अटक गया तो ना इधर आया ना उधर जाया, खाते में दिखा रहा पेमेंट कट गया, लेकिन पेमेंट कटा नहीं। अब हमने क्या परेशान हुए 2-3 दिन तक, पैसे जमा किए, उसके बाद तो पेट्रोल टैंक वाला बोलता तो पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करो, उसके बाद में जब वापस आएगा तो हम वापस कर देंगे। अब वापस तो आया नहीं, पेमेंट अटक जाए, तो मैडम ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब हेमंत जी दे पाएंगे। जी, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जितने भी ई वॉलेट वगैरह ये जो रहते हैं, इनके एक ई पासबुक भी रहती है। उस पासबुक में आप देखेंगे कि आपकी जो ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुई है उससे लेके अभी तक यदि आपका पेमेंट डेबिट हो गया है और उन्होंने वापस क्रेडिट नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली इन प्रोसेस में पेमेंट है। तो इसमें लगभग हम कहते हैं कि 3 to 5 वर्किंग डे इसमें समय लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। यदि फिर भी नहीं आता है तो इनका एक सपोर्टिंग ईमेल आईडी और फोन नंबर रहता है, पोर्टल पे अवेलेबल रहता है। आप उनको फ़ोन से भी अवगत करा सकते हैं या अपनी इशूज का एक ईमेल भी लिख सकते हैं। ये लोग सपोर्टेबल रहते हैं, उसकी जांच पड़ताल करके आपका पैसे डेफिनेटली रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर इन प्रोसेस में पेमेंट है तो आपका पेमेंट कहीं भी लैप्स नहीं होगा, ये पक्का है। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी बात यहाँ पर निश्चित तौर पर हुई हैं। यदि कभी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है कि आपने कोई पेमेंट किया है बट पेमेंट होल्ड हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है हेमंत जी ने यहाँ पर बताई है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि ऑनलाइन ठगी, देखिए ऑनलाइन पेमेंट करके या ऑनलाइन शॉपिंग करके जितना आप समय बचाते हैं, थोड़ी सी सतर्कता रखेंगे तो आप इस ठगी से बच जाएंगे। कहीं ना कहीं आप ही लिंक्स को क्लिक करते हैं, आप ही अपने डेटा को ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से आप फंसते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ कुलदीप जुड़े हैं सतना से। कुलदीप, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं?
देखन ऐसा है कि हम अपना जो कार्यक्रम देखत रहे तो हम देखे हैं कि अपना जौन तरीके से दिखाए रहे कि जो ऑनलाइन ठगी होत लागी ओमा जौन है तो सरकार कछु करते नहीं आए। हमरो कई बार पैसा निकल गए ओमा से। हम एक ऑर्डर करे रहे तो ऑर्डर के दौरान यदि हम देखे रहे कि ऑर्डर तो हम कर दें, पैसा हम दे दें, लेकिन ओके बादो जौन है तो हमारा न सामान हो न कछु हो। या मेरे में क्या करे चाहिए? हम लोग खुदे परेशान है, हमारे पैसा नहीं आवा आज तक। मुझे लगता है हेमंत जी आपने सवाल सुना होगा। जी जी, मैंने समय सुना है, सवाल सुना है इनका। ये जो कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल पे अपना ऑर्डर किया होगा, इनको प्रोडक्ट भी डिलीवर नहीं हुआ है, उनका पैसा भी कट गया है, तो इस कंडीशन में इनको क्या करना चाहिए? कुलदीप जी, मैं आप यही प्रश्न करना चाह रहे हैं हमसे? हम ये कह रहे हैं कि साहब देखिए जौन मेरे यहाँ काम हो रहा है ओके ठीक जौन सरकार काहे कछु नहीं करे, काहे हमार नहीं ऐसे भाई हमारे कहिए कि भाई हुई देखे तो पैसे चला गया होई। अब हम तो शिकायत कर दें लेकिन इसके बाद ही कोनो सुनवाई नहीं हुए। हम सरकार की तरफ से ठीक है हेमंत जी सरकार इन तमाम चीजों के लिए क्या करे? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार इसमें बहुत कुछ कर रही है। ये चूंकि डिजिटल सब चीज़ें होती हैं तो समय समय पर पुलिस ने इसमें बहुत सारे स्टैंड लिए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए हैं। बस ये है कि हम उन स्टैंड के बारे में पढ़ते नहीं हैं। मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि अभी कोई फ्रॉड हुआ है, अगर समय रहते हम उसका ऑनलाइन रिपोर्ट कर पाएँ। मिनिस्ट्री से जो मिनिस्ट्री है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने एक cybercrime.gov.in करके एक पोर्टल बनाया हुआ है। यदि हमारे साथ कोई इस टाइप की ठगी हुई है, ऑनलाइन ठगी, हम समय रहते उसको रिपोर्ट कर पाए वहाँ पे, तो वो गवर्नमेंट ने बहुत सार्थक प्रयास किए हैं कि उसको वो एक्शन लेते हैं और उस समय में अगर वो ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस में है तो तुरंत वो रोकते हैं उस प्रोसेस को। ऐसे ही हमारा वो समय समय पे एक साइबर दोस्त करके एक बुकलेट जारी करते हैं और उसको हमको पूरा पढ़ना चाहिए। यदि हम नहीं पढ़ेंगे और उसका अगर हम पूरी इस टाइप की ठगी का शिकार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम भी दोषी होते हैं। हमको भी पूरी जानकारी उसके जुटाना चाहिए, इकट्ठा। क्योंकि हम डिजिटल पेमेंट से जुड़ रहे हैं, डिजिटल जमाने में इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके हमको प्लस माइनस दोनों से अवेयर होना चाहिए। उसको हमको इंटरनेट पर बहुत सारी स्टडी करना चाहिए और ऑफिशियल जो पोर्टल हैं उनसे हमको जानकारी कलेक्ट करना चाहिए, ना कि इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन ठगी से कैसे बचें। और वो पता चला है कि कोई जो ठगी वाला है उसी ने एक पेज बना के डाल दिया और उसी से आप प्रॉब्लम में फंस गए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रजिस्टर्ड पोर्टल हैं उन पोर्टल पर बहुत अच्छी सभी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी लोकल लैंग्वेजेस में जानकारी उपलब्ध है। बुकलेट्स हैं, आप कैसे बच सकते हैं वो पॉइंट्स में अवेलेबल है। आप उसको पढ़ा करिए। उनको पढ़ने के बाद यदि आप समय सीमा में रहते हुए इस टाइप के किसी फ्रॉड से यदि आपके साथ होता है तो आप उसको कंप्लेंट रेज करेंगे तो डेफिनेटली सरकार काफी स्ट्रॉन्ग कदम इसमें उठाती है, पुलिस सहयोग करती है। बिल्कुल। चलिए हेमंत जैन जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक विषय लिया था और बहुत क्लियर भी किया आपने। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए ऑनलाइन ठगी क्या होती है, किस तरीके से आपको खुद बचना है, अलर्ट होना है हमेशा। देखिए इसको बंद नहीं किया जा सकता, ना इसको रोका जा सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर लोगों का काम आसान हुआ है, समय की बचत होती है। लेकिन इसका जो डेटा लीक होता है या आप खुद ना खुद ऐसी कोई चीज़ें करते हैं बहुत जल्दबाजी में कि बाद में आपको पछतावा होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर हेमंत जैन जी, IT एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने क्लियर किए हैं। प्लीज़ इतनी खबरें आने के बाद और इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने के बाद मुझे लगता है थोड़ी सी जागरूकता हम सबको ही रखनी होगी ताकि हम ऑनलाइन ठगी से बच सकें और इस तरह की घटनाएं आगे हमें देखने को ना मिले। आज सुनो सरकार में फिलहाल इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।